नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नोटबंदी की। सोमवार को नोटबंदी का 34वां दिन रहा। देश के ज्यादातर राज्यों में तीसरे दिन भी बैंक की छुट्टी रही। ऐसे में पैसों के लिए परेशान लोगों के लिए सिर्फ एटीएम का ही सहारा रहा। सिर्फ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक खुले। ऐसे में लोगों की परेशानी बनी रही। मोदी सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे, लेकिन आरएसएस से जुड़े आर्थिक विचारक एस गुरुमूर्ति का कहना है कि 2000 रुपए के नोट अगले 5 साल में बंद हो जाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने नोटबंदी के मुद्दे को जाति और धर्म के साथ जोड़ा है। हैदराबाद में एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी के बाद मुस्लिमों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। नोटबंदी के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में पैसे और सोने की बरामदगी लगातार जारी है। ये ताजा मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का है, जहां पर 6 यात्रियों से 16 किलो सोना बरामद किया गया। वहीं राजस्थान के जयपुर में द इंटीग्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा और तकरीबन 157 करोड़ कैश बरामद किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ झाड़ग्राम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। तृणमूल कांग्रेस ने टिप्पणी को अभद्र और गुंडागर्दी बताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को राजनाथ सिंह पर निशाना साधा और कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर भारत को बांटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री और उनके बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही काम कर रहे हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो सोमवार को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडोडो का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। मोदी ने इंडोनेशिया को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बताते हुए इसे भारत का अहम साझेदार बताया। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की करतूतों के बारे में एक बड़ा खुलासा किया गया है। पाकिस्तान आतंकियों के नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पार करने के लिए हर आतंकवादी को 1 करोड़ रुपए देता है। पीओके में जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इनकलाबी का यह दावा है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन के बाद एक बयान में कहा कि अम्मा 1996 में उनकी वजह से चुनाव हारी थी। भारी बारिश और 100 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवा के साथ चक्रवात वर्धा चेन्नई के तट से टकरा गया है। इससे चक्रवात ने 2 लोगों की जान ले ली। हालांकि इस चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और नौसेना की टीमें मुस्तैद हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर हाई अलर्ट जारी किया गया। केंद्र सरकार के मुताबिक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से देश का संघीय राजकाज मजबूत होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से जुड़े पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि सेवा के गठन से देश के अलग अलग हिस्सों से न्यायिक प्रशासन की जानकारी मिलेगी, जिसे पूरे देश के साथ साझा किया जा सकेगा और कानूनों और प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से लागू किए जाने में मदद मिलेगी। कानून मंत्री ने बताया कि कुछ राज्य और हाईकोर्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में नहीं है, जबकि कुछ राज्य और हाईकोर्टों ने केंद्र के प्रस्ताव में संशोधन की मांग की। उनके मुताबिक आपत्तियों में कहा गया है कि स्थानीय भाषा की जानकारी न होने से न्यायिक सक्षमता पर असर पड़ सकता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बारे में सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है ताकि तर्क सम्मत नतीजे पर पहुंचा जा सके। अभी कावेरी जल विवाद सुलझा भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और नदी के पानी के बंटवारे का विवाद आने वाला है। तेलंगाना सरकार ने कृष्णा नदी के जल बंटवारे के मामले में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। उद्योगपति पवन रुइया को पश्चिम बंगाल की बैरकपुर कोर्ट ने 14 दिन की सीआईटी कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को ही उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया था। रुइया को कोलकाता के दमदम में उनके कारखाने में आग लगने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। रुइया को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया।
आपको बता दें कि रुइया जैसफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनकी फैक्ट्री में आग लगने के सिलसिले में 4 बार समन भेजा, लेकिन रुइया पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुए। पिछले महीने उन्हें आखिरी बार समन भेजा गया था और बार बार समन भेजने के बावजूद हाजिर न होने पर पुलिस ने कोर्ट जाकर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट लिया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीईएसओ की मंजूरी के बिना इथेनॉल बनाने, भंडारण और ढुलाई करने वाली शराब और चीनी मिलों के बारे में केंद्र से रुख साफ करने को कहा है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने पर्यावरण और पेट्रोलियम मंत्रालय, पीईएसओ और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा है कि बिना लाइसेंस के चल रही फैक्ट्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की सोच रही सरकार। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अवैध खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने वन और पर्यावरण मंत्रालय से कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में खनन की योजना के बारे में तत्काल एनजीटी को जानकारी दें। डाक में देरी की वजह से एक व्यक्ति के मौका गंवा देने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि एनसीडीआरसी ने सेवा में अक्षमता के लिए डाक विभाग की खिंचाई की है और राज्य आयोग के डाक विभाग पर 25,000 रुपए के जुर्माना और मुकदमे के खर्च के तौर पर 10,000 रुपए की सजा को सही ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक को राजी हो जाते हो और फिर इनमें से कोई भी अपने तलाक से मुकर जाता है तो इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। दरअसल कोर्ट ने यह फैसला एक महिला को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देते हुए सुनाया। बेंच ने पाया कि एक तलाक केस में पति ने अचानक तलाक की सहमति को वापस ले लिया। राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस विधायक रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के थाने से लोअर कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज 16 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। कांग्रेसी विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका डालकर कहा है कि लाइन में लगने के बावजूद जब उनकी बारी आई तो बैंक अधिकारी ने कहा कि पैसे खत्म हो चुके हैं। विधायक का कहना है कि उनको बैंक से 24,000 रुपए निकालने का अधिकार दिया गया है। वो सिर्फ 10,000 रुपए निकालने गए थे, लेकिन वो भी पैसे उन्हें नहीं मिल पाए, जिससे उनके अधिकारों का हनन हुआ। बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा का सोमवार को गढ़वाल में समापन हुआ। समापन यात्रा में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में मनोहर पर्रिकर ने शिरकत की और टपकेश्वर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी स्कीम्स बनानी पड़ेगी, हम उसकी कोशिश कर रहा हूं मैं। और जब तक आप लोगों को कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो माइग्रेशन तो हो जाएगा। उसको मैं प्लान नहीं बोल रहा हूँ। 3 दिन की छुट्टी के चलते देहरादून में एटीएम कैशलेस हो गए हैं। बैंक की छुट्टी के चलते एटीएम ही एकमात्र लोगों का सहारा था, लेकिन अब एटीएम भी कैशलेस हो चुके हैं। बीते 3 दिनों से एटीएम बंद होने से लोगों और पर्यटकों के हाथ खाली हो गए हैं। लोगों को कई घंटे कतार में लगने के बावजूद भी निराशा हाथ लग रही। 3 दिन से अवकाश होने से एटीएम बंद पड़े हैं। लोगों के पास रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पैसे भी नहीं। देश को कैशलेस बनाने का सपना संजोए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हल्द्वानी के गौलापार इलाके का लछनपुर गांव साकार करने की ओर बढ़ चला है। उत्तराखंड प्रदेश में लछनपुर पहला गांव होगा जहां सभी काम बिना करेंसी के होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने वाले काले कुबेरों पर शिकंजा कसने की बात कही है। योग गुरु ने कहा कि काले धन के कुबेरों ने काले धन को सफेद बनाया और ये मोदी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन पर कड़ी कार्रवाई करें। नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में मंदी ना आए, बैंकों से लोगों का विश्वास न डगमगाए, पार्टिसिपेटरी प्रोमिसरी नोट भी बंद हों और बैंकों में ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। मुझे ऐसे आशंका है कि शायद बहुत से काले धन के कारोबारियों ने बैंक वालों के साथ सांठगांठ करके अपने काले धन को भी सफेद करवाया। उसके ऊपर भी आप बड़ी जिम्मेदारी होगी मोदी सरकार की कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अपने अपने विकास कार्यों को दिखाने के लिए जनपद पौड़ी के सभी विधायकों ने हर साल खर्च होने वाले विधायक निधि को इस साल भी अब तक लगभग 90 से 95% तक खर्च कर लिया गया है। ये दावा उत्तराखंड सरकार की तरफ से। वहीं बचे हुए बजट को भी जल्दी खर्च करने के लिए सीडीओ कार्यालय की ओर से जनपद के विधायकों को भेजा जाएगा। गोंडा में परिवर्तन यात्रा को सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने संबोधित किया। कलराज मिश्र ने सपा सरकार पर बरसते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानपुर में 19 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम ने सभी विभागों के साथ मिलकर रैली स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। भारत नेपाल सीमा पर बसने वाले आदिवासी थारू जनजाति बाहुल इलाके में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री एसपी यादव शामिल हुए और उन्होंने कंबल का वितरण किया। गाजीपुर ही नहीं, इन दिनों पूरा उत्तर भारत शीत लहर की चपेट में है। जिधर भी देखा जाए उधर कोहरा ही कोहरा नजर आता है। ऐसे में ठंड की वजह से जिला अस्पताल में रोगियों और उनके तीमारदारों की भीड़ बढ़ गई। मेरठ में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने शहर के बीचों बीच लगाने वाली पैड पर कोर्ट के माध्यम से कई सवाल उठाए, जिसको लेकर पैड में दुकान लगाने वाले तमाम व्यापारियों ने हंगामा किया और एक्टिविस्ट लोकेश खुराना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लगातार 3 दिन यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार को एटीएम बंद होने के कारण, बैंक बंद होने के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये परेशानी और तब बढ़ जाती है जब राजधानी रांची में आधे से ज्यादा एटीएम बंद हैं या फिर खराब। CNT-SPT एक्ट में संशोधन के विरोध में झारखंड में शराबबंदी कानून लागू की मांग सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर सोशलिस्ट यूनियन सेंटर फॉर इंडिया ने राजभवन के पास धरना दिया। झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर महिलाओं की हत्या और डायन प्रथा राज्य की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। समस्याओं को रोकने और लोगों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से आईपीएस वाइफ एसोसिएशन की ओर से डायन प्रथा एक अभिशाप की थीम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। गोरखपुर के कैंट थाना इलाके के शास्त्री पार्क में मामा की शादी में पहुंचे 11 साल के मासूम भांजे टिंकू की हर्ष फायरिंग में मौत हो गई। देखते ही देखते खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बच्चा मामा के पास फोटो खिंचा रहा था, तभी मामा के दोस्तों ने फायरिंग कर दी, जिसमें इस बच्चे की जान चली गई। अटारी बॉर्डर पर करोड़ों रुपए की हेरोइन के साथ 9 साल पहले पकड़ी गई शामली निवासी तस्कर सदीकन की अमृतसर सेंट्रल जेल में बीमारी के चलते मौत हो गई। वही मौत के बाद पंजाब पुलिस परिजनों के घर के चक्कर काट रही है, लेकिन परिजनों के घर पर ताला लगा हुआ है। वही पुलिस ने मृतक महिला के घर के बाहर अब डेरा डाल दिया। प्रतापगढ़ में बागराय कोतवाली के तिवारी महमूदपुर गांव में हिस्ट्री शीटर प्रधानपति राजेश सिंह के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर बम से हमला करते हुए जमकर फायरिंग की। गोलीबारी और बमबारी में प्रधानपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गनर और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के चित्रकूट जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर भौरी गांव में एक नवजात शिशु को कुंवारी मां ने लोकलाज के भय से खेत में दफन कर दिया, जिसको कुत्ते खोद रहे थे। तभी एक महिला की नजर बच्चे पर पड़ गई, जिसके बाद महिला ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव जनपद के बांगरमऊ तहसील के गांव रघुरामपुर के पास एफकॉन संस्था की तरफ से पुलिया निर्माण में लगे 2 मजदूरों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई और एक व्यक्ति जख्मी हो गया। इलाहाबाद के संगम तट पर माघ मेला शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक तैयारियों के नाम पर प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया। प्रशासन अभी तक जमीन का आवंटन ही नहीं कर पाया। कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच सुखरो नदी पर रेलवे लाइन के मध्य बने पुल के 2 पिलर टूटने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। पुल के टूटने से कोटद्वार नजीबाबाद के बीच रेलवे यातायात बुरी तरह से बंद हो चुका है। यात्रियों से लेकर व्यापारियों सहित सैनिकों को रेल सेवा लेने के लिए नजीबाबाद तक डग्गामार जीपों से अब जाना पड़ता है।
हरिद्वार में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। काशीपुर में महिला के साथ रेप का एक मामला सामने आया है। घटना काशीपुर के मोहल्ला किला की है। पीड़िता इलाके में किराए के मकान में रहती। लाल कुआं में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बजरी कंपनी इलाके में एक युवक ने 80 साल की महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। लखनऊ स्टेडियम और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के क्रिकेट पिच की तरह ही हल्द्वानी के गोलापार में बनने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच बनाई जा रही है। इस स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के काली मिट्टी और लखनऊ से लाई गई बरमूडा घास से यह पिच तैयार की जा रही है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर जुलूस भले ही ना निकला हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस त्योहार को पूरे भाईचारे के साथ मनाया और बेहद अलग अंदाज में। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर 12 वफात मनाया गया। मुस्लिम समाज के लिए यह दिन एक खास अहमियत रखता है। भारत ने मुंबई टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 36 रन और पारी से करारी शिकस्त दी है। जीत के साथ ही भारत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 की आगे बढ़त हासिल कर चुका है। भारत के खिलाफ लगातार 3 मैचों में हार झेलने के कारण इंग्लैंड टीम बौखलाई हुई है। 30 दिन बाद जेम्स एंडरसन की बौखलाहट मैच के दौरान खुलकर सामने आ गई। एंडरसन ने रविवार को कोहली की बैटिंग को लेकर कटाक्ष किया था। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया विजय रथ पर सवार है। सोमवार को अपने तीसरे लीग मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से शिकस्त दे दी। पंकज आडवाणी और ध्वज हरिया ने सोमवार को IBSC विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पंकज और हरिया के अलावा इस चैंपियनशिप में लॉन्गर फॉर्मेट का विश्व खिताब जीतने वाले सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट और म्यांमार के ओंग हेते भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पिछले 2 टूर्नामेंट में पूरी तरह से फिट नहीं थी, ये कहना है खुद साइना का। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन दिनों टैक्स से चोरी को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी से इनकार किया है।